नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है हमारी एमपी पुलिस स्पेशल क्लास में, जहां हम आपकी तैयारी को अगले स्तर तक ले जाने वाले हैं। अगर आप भी सपना देख रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर बनने का, तो यह क्लास आपके लिए ही है। तो तैयार हो जाइए, हर दिन कुछ नया सीखने के लिए और अपने सपने एमपी पुलिस यूनिफॉर्म पहनने के एक कदम और करीब जाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एमपी पुलिस स्पेशल जीके सेशन। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा नदी के समांतर बहती है? तो सही आंसर है बेतवा। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ लगभग एक दूसरे के समांतर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। दोनों नदी घाटियाँ को जलोढ़ मृदा से समृद्ध बनाती हैं और सागौन जंगल अधिकांश भूमि को आच्छादित करते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के निकट हुआ है और इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक जिला इंदौर संभाग का हिस्सा नहीं है? इंदौर संभाग का एक हिस्सा नहीं है ये देवास उज्जैन संभाग का हिस्सा है। नीचे इंदौर संभाग के जिले इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी ये इंदौर संभाग के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य का चयन किया गया? तो सही आंसर है पालनपुर कूनो। गिर के शेरों को रखे जाने के लिए मध्य प्रदेश के पालनपुर कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य को चयनित किया गया है ताकि उनकी आबादी को दीर्घकालिक सुरक्षा मिल सके। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 की अवधि के लिए कितने किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो सही आंसर है 6,25,000 किलोमीटर। 6,25,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY चौथे चरण के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2028-29 तक 6,25,000 किलोमीटर की सड़क का निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस योजना का उद्देश्य 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों में चलने योग्य सड़कों से जोड़ना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। अगला प्रश्न है, केवाई और जोहिला नदियों में क्या समानता है? तो सही आंसर है दोनों का उद्गम मैकाल की पहाड़ी ही है। दोनों का उद्गम मैकाल की पहाड़ी ही। अगला प्रश्न है, औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 के तहत राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को वर्ष 2030 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया? तो सही आंसर है 6 करोड़। 6 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया। मध्य प्रदेश सरकार ने औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 के तहत राज्य की सकल घरेलू उत्पाद डीजीपी सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को वर्ष 2030 तक 2.9 लाख करोड़ से बढ़ाकर 6 लाख करोड़ रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? बेतवा नदी पर स्थित नहीं है बाणसागर बांध। राजघाट बांध स्थित है। परीक्षा बांध और माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। और बाणसागर बांध सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना विजयपुर गुना में मध्य प्रदेश की नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना विजयपुर गुना में स्थित है। यह कारखाना मुख्य रूप से यूरिया और अन्य रासायनिक उर्वरक बनाता है जो किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे क्षेत्र की कृषि उपज को बढ़ाने में मदद मिलती है। प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर है जबलपुर में।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की शीर्ष 5 निर्यातक जिलों का सही क्रम क्या है? तो सही आंसर है धार, इंदौर, रायसेन, सिंगरौली। धार, इंदौर, रायसेन, सिंगरौली, सीहोर। प्रमुख निर्यातक उत्पाद इंदौर में होता है फार्मा, स्ट्यूटेक्स, इंजीनियरिंग सामान और कृषि उत्पादक। धार में गारमेंट और टेक्सटाइल्स। रायसेन में विविध औद्योगिक उत्पाद और सिंगरौली में खनिज संसाधन, ऊर्जा उत्पादक और सीहोर में फार्मा, स्ट्यूटेक्स, पशु आहार, मशीनरी, एल्यूमिनियम वस्त्र उत्पाद। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेल स्कूल कहाँ पर स्थित है? आदिवासी खेल स्कूल सही आंसर है अलीराजपुर में। मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेल स्कूल अलीराजपुर में स्थित है। इसकी स्थापना जनजातीय युवाओं को खेलों में विशेष प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? तो सही आंसर है एस.एन. सिन्हा। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान पहले राज्यपाल श्री सत्यनारायण सिन्हा थे, जो पहली बार 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1977 तक लागू हुए राष्ट्रपति शासन के समय इस पद पर थे। उस समय श्यामा चरण शुक्ल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। श्यामा चरण शुक्ल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उस प्रसिद्ध किले का नाम बताइए जिसे राणाओं की गाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर है उटीला का किला। उटीला का किला है। यहाँ नीचे कुछ किले दिए गए हैं और स्थान विशेषता। ओरछा का किला निवाड़ी जिले में स्थित है, बेतवा नदी के किनारे। विशेषता है 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत शासक रुद्र प्रताप सिंह द्वारा स्थापित किया गया। असीरगढ़ किला असीरगढ़ बुरहानपुर जिले में है। दक्कन का दरवाजा या दक्षिण का प्रवेश द्वार पहले नाम आशा और अहिरगाड़ था। मांडू का किला धार जिले में है। सिटी ऑफ जॉय आनंद का शहर के नाम से प्रसिद्ध है। उटीला किला ग्वालियर क्षेत्र में है। राणाओं की गद्दी के नाम से भी जाना जाता है। राजाओं की गद्दी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश के रेलवे नेटवर्क का देश में कौन सा स्थान है? तो सही आंसर है 5वां। भौगोलिक स्थिति और रेलवे नेटवर्क की लंबाई के आधार पर मध्य प्रदेश का स्थान देश के प्रमुख राज्यों में आता है। नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश के रेलवे नेटवर्क का देश में 5वां स्थान है। मध्य प्रदेश में कुल 9,702 किलोमीटर ट्रैक और 5,148 किलोमीटर रूट का रेलवे नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, चुंबक का वह सिरा जो दक्षिण दिशा को इंगित करता है उसका डैश ध्रुव कहलाता है। तो सही आंसर है दक्षिणी ध्रुव। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट में उत्तर से दक्षिण तक दर्रे के सही अनुक्रम को चिन्हित करें। उत्तर से दक्षिण तक के दर्रे थालघाट दर्रे, भोरघाट और पालघाट। थालघाट, भोरघाट और पालघाट। पश्चिम में उत्तर से दक्षिण तक प्रमुख दर्रों का सही क्रम है थालघाट नासिक से मुंबई, भोरघाट मुंबई से पुणे और पालघाट पलक्कड़ और कोयम्बटूर के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम EMS
के किस भाग में से चर्म कैंसर होता है? तो सही आंसर है परावैंगनीकरण। परावैंगनीकरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में परावैंगनीकरण विकिरण की ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि यह मानव त्वचा की कोशिकाओं में डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती है। लंबे समय तक या अत्यधिक संपर्क से कुछ उत्परिवर्तित हो सकता है, जिससे चर्म कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सही आंसर है शुद्धोधन। शुद्धोधन बुद्ध की पिता है और महामाया बुद्ध की माता, प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी हैं और यशोधरा बुद्ध की पत्नी का नाम है। अगला प्रश्न है, अमरावती के बुद्ध स्तूप में किस सातवाहन शासक का वर्णन किया गया है? तो सही आंसर है वशिष्ठी पुलुमावी। अमरावती के बुद्ध स्तूप में सातवाहन वंश के शासक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का उल्लेख मिलता है। उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और उनके शासनकाल में अमरावती स्तूप का पुनर्निर्माण एवं विस्तार हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने वर्ष 1765 में की थी। इस प्रणाली को वर्ष 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया और सन 1772 में बंगाल का गवर्नर बना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के लिए के किस संदर्भ में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो सही आंसर है समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है और इसका किसी भी रूप में अभ्यास निषिद्ध कर दिया है। यह उद्देश्य समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में के अंतर्गत आता है, जो सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान मानता है और भेदभाव को रोकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक कहलाती है? विश्व बैंक संस्था IBRD आमतौर पर विश्व बैंक का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD के लिए किया जाता है। IBRD और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA संयुक्त रूप से विश्व बैंक समूह के प्रमुख अंग हैं। अगला प्रश्न है, जब सूर्य मकर रेखा में की उग्र चमकता है तो आर्कटिक क्षेत्र में रातें 24 घंटे के बराबर होती हैं। आर्कटिक क्षेत्र में रातें 24 घंटे के बराबर होती हैं। जब सूर्य मकर रेखा पर उग्र चमकता है तो यह घटना लगभग 22 दिसंबर को घटित होती है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होता है। आर्कटिक क्षेत्र में 24 घंटे की रात होती है, जिसे ध्रुवीय रात कहते हैं, क्योंकि सूर्य क्षैतिज से ऊपर नहीं उठता, ताकि आर्कटिक क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव व्रत में 24 घंटे का दिन होता है। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास भारत में 4 एकड़ जमीन है और उसे वास्तव में एक वर्ष में अपने खेत के विभिन्न कार्यों को करने के लिए केवल 2 श्रमिकों और स्वयं की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि वह 5 श्रमिकों और अपने परिवार के सदस्यों जैसे कि उसकी पत्नी और बच्चों को रोजगार देता है, तो इस स्थिति में डैश के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर है प्रचलन बेरोजगारी। प्रचलन
प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें एक कार्य को करने के लिए आवश्यक श्रमिकों की संख्या से अधिक लोग नियोजित किए जाते हैं। इन अतिरिक्त श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, ताकि यदि उन्हें हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादन प्रभावित नहीं होता। यह स्थिति अक्सर भारतीय कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है? तो सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन और ग्लूकोज का उपयोग कर के कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा समृद्ध अणु एटीपी का उत्पादन करता है, जो कोशिका की सभी गतिविधियों के लिए ऊर्जा का प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध रासायनिज्ञ ने जीववाद सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कि कार्बन यौगिक केवल निर्जीव चीजों से ही उत्पादित किए जा सकते हैं? तो सही आंसर है फ्रेडरिक वोहलर। वह प्रसिद्ध रासायनिज्ञ थे जिन्होंने 1828 में प्राणवाद के सिद्धांत का खंडन किया था। प्राणवादियों का मानना था कि कार्बनिक यौगिक केवल जीवांत जीवों के भीतर ही बनाए जा सकते हैं, परंतु वोहलर ने प्रयोगशाला में एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया संश्लेषित करके इस सिद्धांत को गलत साबित किया। अगला प्रश्न है, दांतों की अनियमित वृद्धि विटामिन डैश की कमी के कारण होती है? तो सही आंसर है डी। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस की अवशोषण और उपयोग के लिए आवश्यक होता है, जो हड्डियों और दांतों की स्वास्थ्य और विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जो दांतों की सही वृद्धि को प्रभावित भी कर सकती है, जिससे दांतों में अनियमित वृद्धि या विकृति घटित हो सकती है। अगला प्रश्न है, पोपीर नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पोपीर शब्द का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। अरुणाचल प्रदेश से है। पोपीर नृत्य का संबंध भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की आदिम जनजाति से है। यह नृत्य आमतौर पर विभिन्न त्योहारों और धार्मिक समारोहों के दौरान किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल संसाधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही आंसर है जल एक चक्रीय संसाधन है। जल एक चक्रीय संसाधन है क्योंकि यह लगातार जल चक्र, बाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और संग्रह के माध्यम से पृथ्वी पर घूमता रहता है। यद्यपि पृथ्वी पर पानी की कुल मात्रा अपेक्षाकृत स्थिर रहती है, इसका रूप और स्थान बदलता रहता है। अगला प्रश्न है, रोग दिए गए हैं और संचरण के प्रकार त्वचा तनिका शोध। तो सही आंसर है त्वचा या म्यूकोसा में संचरण। रेबीज का सही आंसर है काटने से संक्रमण होता है। टाइफाइड दूषित खाद्य पदार्थ या जल से होता है। और टेटनस का इंजेक्शन मिट्टी के साथ संपर्क। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो सही आंसर है मोहनलाल को। सन 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से मलयालम अभिनेता मोहनलाल को सम्मानित किया गया था। उन्हें यह सम्मान 23 सितंबर 2025 को 71वीं राष्ट्रीय फिल्म
पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक GIP 2025 में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान है 115वां। वैश्विक शांति सूचकांक GIP में 2025 की जारीकर्ता अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान IEP भारत का स्थान है 115वां और शीर्ष स्थान पर है आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर है प्रवीण कुमार को भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिर्देशक प्रवीण कुमार हैं, जिन्होंने 30 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए राहुल रसगोत्रा का स्थान लिया है। प्रवीण कुमार पश्चिम बंगाल कैडर के 193वें बैच के IPS अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की किस पहल को स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है संविदा 2.0 संपदा 2.0। स्कॉच पुरस्कार भारत में शासन, वित्तीय प्रौद्योगिकी और सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में उत्कृष्टता को मान्यता देती हैं। मध्य प्रदेश की संपदा 2.0 भारत पहल को स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन की किस पद्धति में उत्पादन केंद्रों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में वर्गीकृत शामिल किया गया है? तो सही आंसर है उत्पादन विधि राष्ट्रीय आय लेखांकन की उत्पादन विधि प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को मूल्यवर्धन को मापने के लिए राज्य व्यवस्था को उक्त 3 व्यापक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है।